सर, इस स्थिति पर बोलते हुए डॉक्टर सुभाष वर्मा ने हिंदू कॉलेज में कहा था कि इस रचना को पढ़ के अगर आप सामान्य रह पाते हैं तो आप में मनुष्यता की जरूर कमी है। इस चीज को आपको जरूर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। युद्ध की विभीषिका पर बात करते हुए राजेंद्र यादव ने एक जगह लिखा है, उदाहरण पढ़ रहा हूँ, युद्ध से सबसे भीषण नुकसान विध्वंस और हत्याओं के रूप में नहीं होता है, एक दूसरे रूप में होता है। देश का सारा श्रेष्ठ सुंदर और स्वस्थ तो युद्ध की लपटों में स्वाहा हो चुकता है। बच जाती है जूठन, अट्टे कट्टे नौजवान युद्ध में खपते चले जाते हैं, बच जाते हैं बूढ़े बीमार घायल असमर्थ पुरुष आने वाली पीढ़ियों के पिता बनने के लिए। इस प्रकार एक पूरी जाति का भयानक ह्रास हो जाता है। आने वाली पीढ़ी बौनी और पीयू होती है। राजेंद्र यादव ने इसमें स्त्रियों के लिए कोई अलग से टिप्पणी नहीं की है, लेकिन गरिमा मैम भी कुछ उसी, मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह की बात को आगे बढ़ाते हुए लिखती हैं। और अमेरिका जैसे पूंजीपरस्त देशों पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि कुछ देशों के लिए युद्ध एक व्यापार है, एक उद्योग है, और ये बिल्कुल समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो भी जिनकी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका आधार इस मानव विरोधी हथियारों पर टिका हुआ है, उनकी पृष्ठभूमि बनी हुई है। और इस तथाकथित विकास के युग में वास्तव में हमने कितना विकास किया है तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें आज इस बात पर विचार करना है कि महिलाओं की जो स्थिति बदली है, क्या वास्तव में हम महिलाओं को उनके अधिकारों को दे पाए हैं, या महिलाओं को हम पुरुषों के समान उनके बरक्स अपने जो मानसिक या सांस्कृतिक या संस्कार जो हमारे भीतर हैं, क्या हम उस स्तर पर महिलाओं को स्वीकार कर पाए हैं। इन्हीं कुछ सवालों और की ओर इशारा करते हुए अगले वक्त को आमंत्रित करते हैं। देखिए, इस किताब पर बोलने के लिए मैंने दो चीजें चुनी है। पुराने ढंग से हम लोग हिंदी में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हम किसी भी कविता कहानी किताब के बारे में जब बात करते हैं तो रूप और वस्तु की बात करते हैं। पुराना ढर्रा रहा है, लेकिन मैं पुराने ढर्रे से ही बात करूंगा। तो पहली बात तो रूप की जाए कि किताब क्या है। राजीव जी चलते चलते जब अपनी बात खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसमें संस्मरण भी है, डायरी भी है, यात्रा भी है, आत्मकथा भी है, जीवनी भी है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि एक आदमी को, एक मनुष्य को एक किताब में सारी चीजों की मिलावट करने की जरूरत पड़ गई। एक तरफ तो आप सर्वों के शुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तान में हम शुद्ध आर्य रक्त की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ साहित्य में आप इतनी मिलावट कर रहे हैं। इस अंतर क्रिया का, मैं इसको अंतर क्रिया कहता हूँ, लोगों ने इस पर लिखा है, लोगों ने इस पर विचार किया है। इस अंतर क्रिया के कारण हमको ढूंढने चाहिए। ठीक से याद करें, हमारे समय में ये काम, इस अंतर क्रिया का सबसे पहला सुंदर उदाहरण मिलता है दूधनाथ सिंह की किताब लौट आओ धार। उसके अंदर संस्मरण भी है, जीवनी भी है, आलोचना भी है, गप भी है, झूठ भी है, सत्य भी है, सब कुछ है, और वो शानदार किताब है। ये किताब कुछ उस तरह की किताब मुझे लगती है जिसके अंदर सारी विधाओं का सम्मिश्रण है। अच्छा, ये भी विचार करना चाहिए कि इधर आप देखेंगे कि संस्मरणों की बाढ़ आई हुई है। हर कोई संस्मरण लिख रहा है, संस्मरण बिक भी खूब रहे हैं। कांति कुमार जैन जीवन भर भाषा विज्ञान के विद्वान रहे, भाषा विज्ञान और भाषा पर किताबें लिखी, कोई नहीं जानता था उनको, लेकिन जैसे ही उन्होंने संस्मरण लिखे वो हिंदी के लोकप्रिय लेखकों में शुमार हो गए। तो मुझे लगता है इसका कारण ये है कि हमारे देश, हमारी भाषा में और हमारे समाज में धीरे धीरे यथार्थ का आग्रह बढ़ रहा है। अब देखिए, आप कभी, जैसे ये सभी का जाना हुआ अनुभव होगा, आप कोई बात लंबी कह के सुनाएंगे तो सामने वाला क्या, कहानी मत सुना, या आप मान लीजिए घुमा फिरा के कहेंगे नाटक मत कर, सीधी सीधी बात कर। तो ये कहानी मत बना, नाटक मत कर और सीधी सीधी बात कर, इनका मतलब क्या है? टीवी देखिए, जब हम लोगों ने टीवी देखना शुरू किया था, आप लोगों ने भी टीवी देखना शुरू किया था, तब हम लोग सीरियल्स देखते थे, चाहे सास बहू का देखते हो, चाहे इंतजार और हम लोग की बात हो। अब हम कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, जो कि रियलिटी शो है एक तरह का, और उसमें भी रियलिटी और दिखाई दे, इसके लिए वो जो
कंपटीशन में आया हुआ आदमी है, वो अपने घर पे क्या करता है, कैसे सब्जी लाता है, कैसे चित्र बनाता है, जो भी कुछ करता है वो भी हमको दिखाया जा रहा है। तो ये क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझे बिना हम साहित्य के अंदर भी जो अंतरक्रियाएं बढ़ रही है, विधाओं के अंदर जो अंतरक्रियाएं बढ़ रही हैं, उनको ठीक से नहीं जान सकते। तो एक बात तो साफ होती है कि ये जो किताब है देही देश, ये डायरी, एक चीज का मैं खास तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, रिपोर्टाज, यात्रा और थोड़ा थोड़ा स्मृति अंकन का मिश्रण है इस किताब के अंदर। मैंने तो एक चीज और ढूंढ ली इसमें, और वो चीज है गरिमा जी का अपना व्यक्तित्व, लेखक का व्यक्तित्व, उनका बचपन, उनका हिंदू कॉलेज, यहां तक कि थोड़ा थोड़ा उनके कुछ उनकी ये कह सकता हूं मैं मीठी यादें भी। वो मीठी यादें उनकी किशोरावस्था की हो सकती है, उनकी युवावस्था की हो सकती है। पुरानी भाषा में कहें तो एक तरह से ये किताब डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा और स्मृति अंकन का मंजुल सहकार, सारी चीजों की, इन सारी विधाओं की सुंदर सुंदर बातें आपको इसमें देखने को मिलती है। और मैं वो वाली बात तो नहीं कहूंगा कि भाई ये कि भाषा के संबंध में कि स्त्री भाषा का इसमें उदात्त देखने को मिलता है। मेरी समझ ये है कि कोई उस तरह से स्त्री भाषा और पुरुष भाषा होती या नहीं होती मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, भाषा का सुंदर प्रयोग इस पुस्तक में देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से ऐसी किताबें किसी भी भाषा के लिए गौरव की बात होती है, इतराने की बात होती है कि हमारे एक लेखक ने इस तरह का काम किया है। अब थोड़ी सी बातें मैं अंतर वस्तु की करूंगा। जो पहला बड़ा काम ये किताब करती है, ये काम दूसरे लोगों ने भी किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरिमा जी ने किया है, लेकिन इस किताब के माध्यम से जो बड़ा काम हुआ है वो है मिथकों का ध्वंस। मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूं और हमारे उसी कस्बे में, उसी शहर में मीराबाई ने 500 साल पहले चित्तौड़ के राणा को ये बात कही थी, सिसोदियो मारो काई कर लेसी, यानी कि सिसोदिया मेरा क्या कर लेगा। 500 साल पहले एक औरत ने, वो भी एक राजा के अधीन रहने वाली औरत ने एक राजा को इतनी खुली चुनौती दी थी। ये बड़ी बात थी, हम सबको अच्छी लगती है ये बात। हम सब आप याद करें तो बार बार इस बात को, इस मीरा की इसी तरह की बातों की वजह से मीरा को इधर जब से स्त्री विमर्श का दौर आया तब से उनको बार बार उद्धृत किया जाता है। वो अच्छी लगती है, उनके कंट्राडिक्शंस के बावजूद वो अच्छी लगती है। गरिमा जी भी एक ऐसी औरत ढूंढ के लाती है अपनी इस यात्रा में। गरिमा जी ने किया ये कि जो उस यूरोप के उन कुछ देशों में, खासतौर पर क्रोएशिया में और उसके आसपास युद्धों की वजह से जिन औरतों के साथ जातियां होती है, इन्होंने एक नया शब्द भी दिया, घर्षण। जिनके साथ घर्षण हुआ है, बलात्कार हुआ है, जातियां हुई है, अत्याचार हुए हैं, उन औरतों की आप बीती ठीक वैसी आप बीती नहीं जैसी कि फिर क्या हुआ आज तक वालों की तरह से आप बीती इन्होंने नहीं निकाली है। इन्होंने कुछ इस तरह से निकाली कि वो हमको ग्राह्य लगे, हम उनको पढ़कर हमको लगे कि हाँ हम साहित्य पढ़ रहे हैं। तो एक यात्रांका नाम की महिला से वो बात करती, तो यात्रांका जो कहती है वो मुझे आपको सुनाना जरूरी लगता है। वो कहती है, रेप के बाद मैंने आत्मसम्मान गंवाया नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके लिए वस्तु मात्र थी, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति के रूप में तो मेरा आत्मसम्मान अक्षुण्ण है। रोटी के टुकड़े के लिए यदि मैंने शरीर दिया होता तब मेरा सम्मान नष्ट होता। स्वाभिमान है बलात्कारी की आंखों में सीधे देखना, ताकि वह जाने की वह जो कर रहा है मुझे मालूम है। जोर जबरदस्ती से शरीर को हानि पहुंचाई जा सकती है, आत्मसम्मान को नहीं। और फिर आखिर में एक बात कहती है वो, जीवन से मुझे बड़ी शिकायत नहीं, जो घटना था घट गया, बहुतों के साथ घटा, उसका बोझ क्यों ढोऊं। अब आप इसके उलट देखिए, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, जो फिल्मों ने हमको सिखाया है, हिंदी फिल्मों ने, अब नई फिल्मों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, आप जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो भी घुट के जिए और देखने वाले भी उसके प्रति एक दया की, सहानुभूति की या घृणा की भावना रखे। कम से कम हमारी जो हिंदी फिल्मों की परंपरा है वो तो यही सिखाती है। अभी 90 के बाद, 2000 के बाद में कुछ अच्छी फिल्में इन विषयों पर भी आई। तो यौन शुचिता का जो मिथक घड़ा गया है न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, उस यौन शुचिता के मिथक को ध्वस्त करती है गरिमा जी, और इन महिलाओं के बातों के द्वारा ध्वस्त करती है, जैसा कि मैंने यात्रांका का उदाहरण आपको दिया। एक और बात है, नए जमाने की स्त्री की छटपटाहट, उसको अपना व्यक्तित्व गढ़ने की बेचैनी गरिमा जी के यहाँ बार बार मिलती है। ये जो मेल कर रही है अपनी
छोटी बहन को, अपने दोस्तों को, अपने शिक्षकों को, उसमें खुद लेखिका गरिमा श्रीवास्तव अपने बारे में और अपने दोस्तों को, दोनों को बार बार एक तरह से आह्वान सा कर रही हैं कि वो अपने व्यक्तित्व को गढ़ने की कोशिश करें, अपने व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करें। जिनका जिक्र किया था राजीव जी ने, उन्हीं चंद्रा जी को चिट्ठी में वो लिखती हैं कि उन्होंने बड़ी मजेदार बात लिखी है, हमारे समाज में स्त्रियां दूसरों को खुश करते करते अपने बारे में गाफिल ही रह जाती हैं। यहाँ देखकर सच कहूं तो अच्छा लगता है कि आपकी उम्र की स्त्रियां खूब मेकअप करके नई से नई काट के कपड़े पहनती हैं, दोस्तियां करती है, नाच गान खाने पीने का लुत्फ उठाती हैं, कई तो खूब बेपरवाह है, कभी भूले से भी नाती पोतों की बात नहीं करती, अपने लिए जीती है, या यूं कहिए कि सांसारिकता से ऊपर उठकर संसार का आनंद लेती है। तो ये क्या है? अगर ये काम पुरुष करे तो अच्छी बात है और एक महिला करे तो अच्छी बात नहीं है। ये जो एक खास तरह की सोच समझ हम सबके अंदर जिसको कहना चाहिए पैट्रियार्की की वजह से आती गई है, या पैट्रियार्की की वजह से मौजूद है, उस समझ को, उस मैं तो कहूंगा उस विकृति को साफ करने की कोशिश यहाँ दिखाई देती है। तो एक मजेदार बात मैंने पढ़ते हुए मुझे याद आई। बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका कहती है कि क्या स्त्री होना ही मेरे समझ सारे अनर्थ का कारण नहीं है। कुछ इस आशय का एक वाक्य निपुणिका बाणभट्ट से कहती है। यहाँ भी जब इनका विद्यार्थी है बोझे, वो इनको लेके जाता है और कुछ महिलाओं से मिलवाता है, तो एक जगह वो कहता है, इन्होंने लिखा है गरिमा जी ने, लाइफ मस्ट गो ऑन कहकर बोझे फटी आंखों से हंसता है और अगला युद्ध कैंप दिखाने चल पड़ता है, बच्ची को खोकर। बाद के वर्षों में उसकी पत्नी प्रभु ईसा से अपने अनकिए पापों के लिए दिन भर क्षमा मांगा करती। उसका पाप क्या था? इसके उत्तर में बोझे कहता है, औरत होना। तो भैया बाणभट्ट की आत्मकथा में भी वही बात थी और यहाँ भी वही बात है, तो नया क्या? तो मुझे लगता है कि अगर नया जैसा कुछ मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो नई 2-3 बातें तो है। एक तो ये कि देखिए, ये किताब ऐसे दिनों में आई है, लिखी गई थी डायरी इन्होंने 2010 के आसपास, लेकिन छपकर जब आई है तब ये वो दिन है जब शुद्धता का उन्माद हमारे देश में तारी है, चाहे शहरों के नाम का हो, चाहे मनुष्यों के संबंध में हो। तो सर्वों की शुद्धता का उन्माद कितनी स्त्रियों के लिए के जीवन को नष्ट करने का सबब बना, और ये शुद्धता का उन्माद हमारे देश में भी क्या कर सकता है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और जो विभास जी का भी इन्होंने भी, ब्रजेश ने कोटेशन दिया, विभास जी के कथन को उद्धृत किया कि इसको पढ़कर आप दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। नहीं, ये उतनी ठीक बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें अनेक ब्यौरे ऐसे हैं, और भाषा जी ने जब इनसे ऑक्सफोर्ड में बात की थी तब मैं तो सच में वो सारी बात सुनने के बाद मैं काफी दुखी हो गया था कि जब इतना दुख है जीवन में तो फिर किताब भी पढ़ के दुखी होना है हमको, तो क्या रखा है। लेकिन ये बिल्कुल इस किताब का ये मैं कहूंगा कि कुपाठ है। सुपाठ ये है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको 2 कोटेशन। सुपाठ में पहला तो मैं हास्यशिष्ट नाम की एक महिला का कथन आपको सुनाता हूं। जब मैं उनके नीचे लेटी होती थी, उसका सामूहिक बलात्कार हुआ था, जब मैं उनके नीचे लेटी होती थी, वे निपट रहे होते थे, तब लगता था कि मैं एक नाली हूं जिसमें गंदगी बहाई जा रही है। एक न एक दिन इसका अंत होना ही है। मेरी बेटी का मासूम चेहरा ही था कि मैंने अपने मन को मजबूत किए रखा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि घर लौटने पर मेरे पति ने तलाक ले लिया, क्योंकि मैं बिस्तर में बर्फ सी ठंडी थी। पर अब मैं खूब मेहनत करती हूँ और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी मैंने दी। ये एक मजबूत औरत का कथन है, और ऐसी मजबूत औरत को निकाल कर लाई है गरिमा जी हमारे लिए। दूसरा एक और कथन इस किताब के अंत में गरिमा जी लिखती हैं, गोलियों और सामूहिक हत्याओं के इस शहर में कला और सौंदर्य के प्रति कितना रुझान है, तो क्या मनुष्य कभी वास्तव में हारता थकता नहीं? सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बचे रहते हैं राख में दबे फूल, और उन फूलों से फिर वह अपने रहने की जगह को सुंदर बना लेता है। हजारों हजार बार टूटने बिखरने के बाद भी मन में जो बची रहती है वह आस है। कितने आंसू, कितनी तकलीफ पाकर भी आस है कि टूटती नहीं। मनुष्य की जिजीविषा सबसे बड़ा सच है। मृत्यु, आत्मियों का चले जाना, धोखा, फरेब, झूठ, सब कुछ भूलकर नए जीवन के लिए जो तैयार हो जाता है,
उसे ही मनुष्य कहते हैं। और इस मनुष्य की ये जय गाथा गरिमा जी ने इस किताब में बार बार सुनाई है, और सुनाने के लिए जहां जरूरत पड़ती है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर का सहारा लेती है। मत भूलिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक उपन्यास है गोरा, जो कि फिर शुद्धता के खिलाफ लिखा गया है। तो मित्रों, मैं यही कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जिस शुद्धता के उन्माद के दौर में हम लोग अभी जी रहे हैं, वहां अशुद्ध विधा की यह किताब हमारे लिए एक रोशनी का काम करती है। इस किताब को मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, पढ़िए। हम लोग हो सकता है गलत सही कुछ बोल रहे हो, लिहाज कर रहे हो या बदला ले रहे हो, लेकिन आप लोग खुद पढ़िए और तय कीजिए कि ये किताब कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।